हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ओनली प्रैक्टिस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 1 फरवरी 2022 है और आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हमारे संसद में बजट पेश किया है और उस बजट से जुड़ी बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो फैक्चुअल पॉइंट है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करके आप सबको बताया जाएगा और ये फैक्ट दोस्तों याद करने वाले होते हैं। आप सब अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक एक करके वन लाइनर फॉर्म में हम सभी फैक्ट्स को पढ़ते चलेंगे और जो भी नोट करने वाली चीज़ें होंगी दोस्तों, आप सब नोट करते रहिएगा। ये पूरे साल के परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा। यानी दोस्तों, जो आभूषण ज्वेलरी थी उन सभी पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। अब नया जो दर है वो 5% कर दिया गया है। इसी तरह कोऑपरेटिव सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। यानी कोऑपरेटिव सरचार्ज भी घटा दिया गया है। और सब देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उच्च विकास के लिए शुल्क रियायतें दी गई। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में भी कुछ रियायत दी गई है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ वित्त मंत्री ने जो हमारे टैक्स पेयर हैं, जो करदाता हैं, उनकी प्रशंसा की है। आप देख सकते हैं। यानी उन्होंने कहा करदाता तालियों के पात्र हैं, जिन्होंने बेहतर कर और जीएसटी में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगन से योगदान दिया। तो टैक्स पेयर की प्रशंसा की गई है। फिर है केंद्रीय बजट में 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। 2022-23 में यह व्यय जीडीपी का 2.9% होगा। ये फैक्ट याद करने वाली है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे पूछ सकता है कि पूंजीगत व्यय का प्रावधान कितना किया गया है या जीडीपी का कितने प्रतिशत है। तो हम इसे बता सकते हैं कि जीडीपी का 2.9% होगा। आगे देखते हैं। स्टार्टअप्स के लिए मौजूदा कर लाभ, जिन्हें लगातार 3 वर्षों के लिए करों के मोचन की पेशकश की गई थी, उन्हें 1 और वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। तो स्टार्टअप्स के लिए जो छूट दी गई थी उसे 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। फिर है राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा बढ़कर 14% हो गई। फिर है अगला, क्रिप्टो करेंसी पर 1% का टीडीएस लगेगा और इससे होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, जो बहुत अभी फेमस है क्रिप्टो करेंसी, उसको लेकर के सरकार ने गाइडलाइन बना दी है और इस पर 1% का टीडीएस लगेगा और भारी भरकम इस पर टैक्स लगा दिया गया है, जो 30% है। इसको भी याद रखेंगे क्योंकि ये फैक्ट पूछ सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाया गया है। इसे अब 15% करने का प्रस्ताव है और सरचार्ज को 12% से कम करके 7% का प्रस्ताव है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। इसमें टैक्स को 18 से 15% कर दिया गया है और सरचार्ज को भी 12% से घटा करके 7% कर दिया गया है। फिर है 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है। तो दोस्तों, नए जो बजट सत्र में है हमारा 2022-23, उसमें सरकार जो पूंजीगत व्यय है उसका वो 10.68 लाख करोड़ रुपए होगा, जो पूरे जीडीपी का 4.1% है। फिर आगे देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में वित्तीय घाटे को 6.4% तक करने का लक्ष्य है। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, वित्तीय जो घाटा है इसे नोट कर लीजिएगा। ये जो नए बजट सत्र है 2022-23, इसमें वित्तीय घाटा 6.4% तक करने का लक्ष्य है सरकार का। फिर वित्त वर्ष 2023 में
कुल 39.45 लाख करोड़ रुपए खर्च और उधारी के सिवा कुल आमदनी 22.84 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आगे देखते हैं। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट का प्रस्ताव दिया, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके पेंशन में टैक्स का छूट प्रस्ताव इसमें दिया गया है। और यहाँ महत्वपूर्ण एक है, दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट मिलेगी। अब से जो भी दिव्यांग के माता पिता हैं दोस्तों, उन लोगों को टैक्स में कुछ रियायत दी जाएगी। और ITR गड़बड़ी में 2 साल तक सुधार करने की अनुमति दी गई है, यानी अब जिनका भी ITR फाइल करने में गड़बड़ी होती है, अब 2 साल तक उसको सुधार करवा सकते हैं। ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी। RBI 2022-23 से इसे जारी करेगा। दोस्तों अब RBI ने भी नए डिजिटल करेंसी लाने का ऐलान कर दिया है। यहाँ वित्त मंत्री ने उसका ऐलान किया है, तो जल्द ही RBI भी भारत में डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देगी, जैसे क्रिप्टो करेंसी की तरह ही वो भी होगा। 2022-23 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, तो जल्द ही हम लोगों को अपने देश में डिजिटल करेंसी देखने को मिलेगी दोस्तों। फिर अगला है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, जिसे AVGC सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावना है। सभी हितधारकों के साथ एक AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी। तो इस क्षेत्र में दोस्तों सरकार का अच्छा खासा ध्यान है, जिसमें काफ़ी रोजगार के अवसर हैं, तो इसलिए उसमें टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, यानी 2030 तक सौर ऊर्जा के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट में। फिर अर्थव्यवस्था में कार्बन फुटप्रिंट पहल को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। फिर आगे है पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को PPP मोड में लिया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये बनाया जाएगा दोस्तों। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सारे के सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वनडे एग्जाम में सीधे फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर दोस्तों संसद में जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है, उसको कोट करते हुए लिखा गया है, वित्तीय समावेशन की सुविधा के लिए 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर ये आएंगे, यानी 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। फिर आगे उन्होंने कहा है, सरकार के बारे में कोट करते हुए कहा है, हमारी सरकार सशस्त्र बलों में आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्ध है। पूंजी खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 में निर्धारित किया जाएगा, जो 2021-22 में 58% था। तो दोस्तों इन्होंने सशस्त्र बलों में आत्मनिर्भर भारत के तहत जो पूंजी खरीद बजट है उसको 10% बढ़ा दिया है पिछले वर्ष की तुलना में, जो अब 68% हो गया है, और ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे। तो अब से दोस्तों एक नया सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें किसी भी कार्य के लिए भुगतान के लिए एक सिस्टम रहेगा और सभी केंद्रीय मंत्रालय उससे जुड़े रहेंगे और भुगतान त्वरित रूप से हो सकेगा। आगे उन्होंने बताया, इस साल 5G सेवा शुरू करेंगे, यानी कि 2022 में हम लोगों को 5G सुविधा प्राप्त हो जाएगी। 2025 तक गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा होगा।
तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि 2025 तक भारत के सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है वो कंप्लीट हो जाएगा बिछ करके। आगे देखते हैं क्या इन्होंने कहा है। निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता में सुधार होगा। यानी ये बैटरी परिवहन के लिए जोर दिया जा रहा है इसमें। फिर है जीवन और व्यवसाय करने में सुविधा के लिए कहीं भी पंजीकरण के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण स्थापित किया जाएगा। ये व्यवसाय से संबंधित है दोस्तों कि कहीं भी व्यवसाय करने के लिए पूरे देश में पंजीकरण की व्यवस्था होगी, जिसमें एक राष्ट्र एक पंजीकरण होगा, अलग अलग जगहों पर पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा। 1486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 ये याद रखेंगे दोस्तों लॉन्च किया जाएगा। यानी जो 1486 यूनियन कानून थे उनको निरस्त किया गया है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 शुरू की जाएगी। रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। तो रेलवे यहाँ पर किसानों के लिए और छोटे मध्यम उद्यमों के लिए कुछ प्रोडक्ट नए और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। फिर है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, जिसे ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा है 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रुपये प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। फिर है अगला दोस्तों, स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। युवाओं के स्किलिंग, अप स्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। अब इन्होंने कहा है सरकार के बारे में तारीफ की है। सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है। इन मिशन को भी याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा भी जाता है हमेशा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे बताया PM ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। इन्होंने बताया है कि जो पहले PM ई विद्या के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल चालू कार्यक्रम जो शुरू हुए थे उसमें 12 चैनल थे, अब उन चैनलों की संख्या 200 कर दी जाएगी। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। गांव और शहरों में 80 लाख घर बनाए जाएंगे, इनका नया टारगेट है दोस्तों। इस वित्त वर्ष में 80 लाख घर बनाए जाएंगे गांव और शहरों में मिलाकर। फिर है चिप वाले ई पासपोर्ट बनाए जाएंगे। अब पासपोर्ट में भी चिप लगेगा। 60 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो इन्होंने युवाओं के लिए भी कहा है कि 60 लाख नए रोजगार सृजन किए जाएंगे। MSME को 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद मिलेगी। छोटे और लघु उद्यमों को भी इन्होंने कहा 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त मदद इन्होंने ये देंगे। रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद से 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान का कवर किया जाएगा और 2.37 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित MSP मूल्य सीधा उन्हें भुगतान होगा। तो भारी भरकम खरीद की जा रही है दोस्तों किसानों से और उसके लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए व्यय होंगे सरकार के दोस्तों। PM गति शक्ति 7 इंजनों द्वारा संचालित होती है, जिसमें सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह,
जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचा, सभी 7 इंजन अर्थव्यवस्था को एक साथ बढ़ाएंगे। इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI जिसे कहते हैं, योजना को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले की कैप अंक 5 वर्षों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है। और आगे इन्होंने अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस किया है, जिसमें PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अपॉर्चुनिटी, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु पर कदम और निवेश का वित्त पोषण, ये इनके प्राथमिकताओं में है। अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। दोस्तों ये फैक्ट याद रखिएगा, 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों को संचालित की जाएंगी। अगले 3 वर्षों के दौरान 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे और मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नवीन तरीकों का क्रियान्वयन होगा। गंगा कॉरिडोर के साथ प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बजट 2021-22 में सार्वजनिक निवेश और पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि हुई। इस बजट 2022-23 का जो बजट है दोस्तों, से युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जनजाति को लाभ होगा। इन्होंने इसमें बताया है किसको किसको लाभ होगा। यह PM गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा निर्देशित होगा। भारत की विकास दर 9.27 रहने का अनुमान है। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कहीं भी और याद कर लीजिएगा कि जो वित्त वर्ष 2022 और 23 है उसमें भारत की विकास दर 9.27 रहने का पूरा अनुमान है इसमें। और है दोस्तों, शिक्षा से संबंधित कुछ है इसमें घोषणाएं भी हुई हैं। PM ई-विद्या अभियान के अंतर्गत 1 क्लास 1 TV चैनल कार्यक्रम का विस्तार, जो पहले 12 चैनल होते थे दोस्तों, अब वो 200 TV चैनल तक किया जाएगा। कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, TV और रेडियो और डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से वितरण के लिए सभी बोली जाने वाली भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित की जाएगी। कौशल के विकास के लिए कार्यक्रमों को नई दिशा देने के लिए DESH स्टेक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। इससे ऑनलाइन स्किलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों को भारतीय नियमों से मुक्त वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रम पेश करने की अनुमति दी जाएगी। AICTE को अर्बन प्लानिंग कोर्सेज को बेहतर बनाने में अगुवाई करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। अर्बन प्लानिंग पर 5 शैक्षणिक संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। प्रत्येक संस्थान को 250 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। शिक्षकों द्वारा क्वालिटी कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी तंत्र स्थापित किया जाएगा, ताकि उन्हें शिक्षा के डिजिटल उपकरणों से लैस किया जा सके और बेहतर लर्निंग रिजल्ट को सुनिश्चित किया जा सके। कृषि विश्वविद्यालय आधुनिक खेती की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन करेंगे। आगे दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या सस्ता हुआ इस बजट में। तो कपड़ा, चमड़े का सामान, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, हीरे के आभूषण, खेती के सामान सस्ते होंगे। इसके अलावा पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है और विदेशी मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे। और देख लेते हैं क्या क्या महंगा हो गया।
तो इसमें कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट खत्म कर दिया गया है और इस पर 7.5% आयात शुल्क लगा दिया गया है। वहीं इमिटेशन ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसका कारण आयात को कम करना है। विदेशी छाता भी महंगा होगा, आयातित सामान महंगे होंगे। इसके अलावा आगामी अक्टूबर से बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तो दोस्तों, यह हमारे बजट का सार था और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के काम का कुछ इसमें रहा होगा। तो यदि दोस्तों आपके लिए उपयोगी था तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।